अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक नंबर 9.6 स्टार्ट करना है, जो कि है स्टेशनरी वेव से रिलेटेड। हम अपने प्रीवियस टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने ये पढ़ा था कि जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में कंबाइन करती हैं तो उनके कंबाइन करने के नतीजे में डिफरेंट फिनोमेनास प्रोड्यूस होते हैं। फिज़िक्स में डिफरेंट फिनोमेनास प्रोड्यूस होते हैं और उन डिफरेंट फिनोमेनास के लिए हमने डिफरेंट कंडीशन पढ़ी थी कि मतलब हमने कहा था कि अगर वो जो वेव है उनकी सारी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं तो फिर उनके नतीजे में इंटरफेरेंस बनती है। अगर किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस आ रहा होता है तो फिर मुख्तलिफ फिनोमेनास जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसे अब का टॉपिक हमारे पास स्टेशनरी वेव है, तो हमने पढ़ा था कि वो वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, लेकिन अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं तो इनके नतीजे में जो बनने वाला फिनोमेना होता है दैट इज़ नोन एज स्टेशनरी वेव्स। तो अगर आप डिफ़ाइन करें तो आप यूँ कहेंगे कि व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड traveling in opposite direction combines, resultant process is called stationary wave। ठीक हो गया कि ऐसी दो वेव का कंबाइन करना जिनकी बाकी तमाम वेव कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, जस्ट उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इस केस में जो वेव्स बनती हैं वो उन्हें हम कहते हैं दैट आर स्टेशनरी वेव्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरी बात जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेशनरी वेव है ना, दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ नोड एंड एंटी नोड। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना कि नॉर्मल जब हम किसी भी वेव की बात करते हैं तो हम कहते हैं वेव जो है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती हैं। ठीक है, और अगर हम ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं, और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो हमने पढ़ा था कि दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफिक्शन। इसी तरह से जो स्टेशनरी वेव होती हैं ये नोड और एंटी नोड की फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती हैं। ठीक है, अब नोड क्या होते हैं? नोड्स आर द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज़ ज़ीरो, या यूँ कह सकते हैं, और दोज पॉइंट्स विच डू नॉट वाइब्रेट। वो पॉइंट जो वाइब्रेट नहीं कर रहे होते उनको हम कहते हैं दैट आर नोड्स। और एंटी नोड्स हमारे पास क्या होते हैं कि वो पॉइंट्स जहाँ पर एंटी नोड्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स where amplitude is maximum, या आप यूँ कह सकते हैं और the points, या those points which vibrate up and down कॉन्टीन्यूसली। मतलब वो पॉइंट जो कॉन्टीन्यूसली अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं दैट आर एंटी नोड्स। ठीक है, और फिर जब भी हम स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेशनरी वेव्स में ये हमेशा लूप की फॉर्म में बनती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इसको हम कहते हैं कि ये स्टेशनरी वेव का एक लूप हो गया। आप देखिए इस वन कंप्लीट लूप के अंदर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, चूँकि यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड ज़ीरो नज़र आ रहा है तो हम कहते हैं ये वाला पॉइंट भी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पॉइंट भी स्टूडेंट्स नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखें यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो हम कहते हैं ये जो पॉइंट है ये एंटी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर आप याद रखेंगे कि स्टेशनरी वेव के केस में नोड और एंटी नोड के दरमियान का जो फासला होता है ना दैट इज़ लैम्डा बाय 4,
और एक से लेकर दूसरे नोड के दरमियान का जो फासला होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ λ/2। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, बिकॉज अभी हम इससे आगे जो डेरिवेशन करेंगे वहाँ पर हम इस बात को यूज़ करेंगे कि लेंथ कितनी है। अगर नोड और एंटी नोड है तो फिर इसके दरमियान का जो फासला है दैट इज़ λ/4, और अगर स्टूडेंट्स दो नोड्स हैं तो इनके दरमियान का जो फासला होता है दैट इज़ λ/2। ठीक है, फिर एक और बात जो आपको स्टेशनरी वेव के बारे में पता होने चाहिए, या आप यूँ कह सकते हैं कि स्टेशनरी वेव्स की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो देखिए, हमने इससे पहले जो वेव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है ना, वो हमने यही पढ़ा होता है कि जी वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब आप मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उसके नतीजे में जो अप एंड डाउन मूवमेंट होती है या जो रिजल्ट में चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे हम वेव कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वेव जब भी प्रोपोगेट करती हैं तो ये अपने साथ एनर्जी और इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव होती है ना, दे कैरी नो एनर्जी अलॉन्ग द पार्टिकल, दे कैरी, या आप यूँ कह सकते हैं दे ट्रांसफ़र नो एनर्जी व्हेन पार्टिकल मूव, या दे ट्रांसफ़र नो एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के केस में यहाँ पर हमारे पास किसी किस्म की कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी कंडीशन नंबर 2 है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव नोड्स इज़ λ/2, और नंबर 3 ये है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज़ λ/2। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज़ λ/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहा है बात, वो ये है कि स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करवाने के लिए आपकी बुक में उसने आपको एक जनरल सी एग्जांपल दी हुई है, जिसके थ्रू वो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो स्टेशनरी वेव होती हैं ये अपने साथ एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर रही होती। वो आपसे कह रहा है कि जी फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्रिज के अंदर एक ग्लास ऑफ मिल्क रखा हुआ होता है तो उसके बॉटम पर जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो जो अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पास एक स्टेशनरी वेव की एग्जाम्पल है। क्यों? बिकॉज रेफ्रिजरेटर की जो मोटर होती है ना, उसकी वजह से, रेफ्रिजरेटर मोटर की वजह से मिल्क के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो जस्ट अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। तो इस केस में जो उसके टॉप पर जो वेव बन रही होती हैं वो स्टेशनरी वेव की एक एग्जांपल है। वो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल नहीं कर रही होती। बिल्कुल इस तरह से स्टेशनरी वेव किसी भी मीडियम में बन रही होती हैं तो हम उनके बारे में यही कहते हैं कि ये मूव नहीं कर रही होती, ये जस्ट अप एंड डाउन जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं पार्टिकल। तो इस किस्म की जो वेव्स हैं अप एंड डाउन वाइब्रेशन से जो प्रोड्यूस होती हैं इसको हम कहते हैं ये स्टेशनरी वेव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसी स्टेशनरी वेव का फर्दर सब टॉपिक है, जिसमें वो आपको स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, के किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव बनती कैसे हैं। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बुक में जो आपको ये लिखकर बताया गया है वो कौन सा पेज है, पेज नंबर 163 है। ठीक है, अगर आप ओपन करेंगे तो पेज नंबर 163 का जो पहला पैराग्राफ है ना, उसमें उसने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया है कि रेफ्रिजरेटर मोटर की वजह से ग्लास ऑफ मिल्क के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं, जो मिल्क की जो ग्लास की सरफेस होती है उसके साथ दोनों तरफ से रिफ्लेक्ट करके वापस आने की वजह से जो अप एंड डाउन मूवमेंट आपको नज़र आती है वो स्टेशनरी वेव की एक एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको डेफिनेशन बता रहा है कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी traveling in opposite direction are superposed, then a wave obtained is called stationary wave. नेक्स्ट वो आपको बता रहा है कि दो वेव जब आपस में सुपरपोज करती हैं या कंबाइन करती हैं तो इनके रिजल्ट में कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली कम्बिनेशन के रिजल्ट में बाज़ जगह पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, बाज़ जगह पर मिनिमम हो जाता है। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को वो बता रहा है कि जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उनको हम एंटी नोड कहते हैं, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है उसे हम नोड कहते हैं। यानी कि एम्पलीट्यूड मिनिमम नोड पर होता है तो यहाँ पे वेव्स ने डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन किया, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंटी नोड पर होता है तो यहाँ पे वेव्स ने कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन किया। ठीक है, लास्ट लाइन को आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज पॉइंट्स ऑफ द मीडियम डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल आर कॉल्ड नोड। मतलब वो जो पॉइंट्स हैं जो वाइब्रेट नहीं कर रहे होते उन्हें हम कहते हैं ये नोड हैं। और नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें तो वो आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट पैराग्राफ की जो थर्ड लाइन है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है एंटी नोड्स आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। मतलब इनकी रिप्रेजेंटेशन वो आपको बता रहा है। और इसी से ऊपर लिखा हुआ है कि रैपिडली ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड। मतलब वो पॉइंट जो रैपिडली अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर एंटी नोड। ठीक है,
और नेक्स्ट जो है वो आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव बता रहा है कि जी अ स्टेशनरी वेव हैज़ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक। उसमें कह रहा है कि नो एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। तो ये हमें स्टेशनरी वेव की जो है वो कंडीशंस बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग है, वो आप इसका फर्दर सब टॉपिक है जिसमें वो आपको बता रहा है कि किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ये प्रॉपर डेरिवेशन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला टॉपिक है ये। तो अब हम देख लेते हैं कि किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव को हम कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उनकी वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा है कि जी आपने एक स्ट्रिंग ले लेना है और उस स्ट्रिंग को आपने दोनों तरफ से किसी भी फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर लेना है, लाइक दिस। ये देखिए यहाँ से आपके पास एक फिक्स सपोर्ट है और ये दूसरी फिक्स सपोर्ट है और एक धागे को पकड़ के आपने इसके दरमियान में दोनों एंड से बांध देना है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस करवानी है, इसका मतलब है आपको यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करवानी पड़ेगी। तो डिस्टर्बेंस के लिए वो आपसे कह रहा है कि जब आप इस स्ट्रिंग को डिफरेंट पोजीशन से प्लग करेंगे, प्लग करने से मतलब है यूँ, जब आप इसको डिफरेंट पोजीशन पर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, याद रखना है कि जब आप स्ट्रिंग को मिडल से प्लग करेंगे तो इसके अंदर स्टेशनरी वेव ऑफ 1 लूप फॉर्म होगी। ठीक है, जब आप इस स्ट्रिंग को 1/4 लेंथ से प्लग करेंगे, 1/4 का मतलब है 1/4 से प्लग करेंगे तो स्टेशनरी वेव्स ऑफ 2 लूप्स फॉर्म होगी। ठीक है, और जब आप इसको 1/8 पार्ट से प्लग करेंगे तो हमारे पास जो स्टेशनरी 1/8 पार्ट से प्लग करेंगे तो जो स्टेशनरी वेव है स्टूडेंट्स वो 3 लूप्स वाली फॉर्म होगी। ठीक है, अब ये जो बात मैंने आपको बताई ये आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में लिखी हुई है। जब भी हम कोई डेरिवेशन कर रहे होते हैं ना तो फिर ज़रूरी होता है कि हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं। और एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों, कि जो भी हम डायग्राम में बात बना रहे होते हैं या जो भी चीज़ें हमने डायग्राम में लिखी होती हैं सिम्बॉलिकली उनको आप सेंटेंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, हमारी एक्सप्लेनेशन बन जाती है। तो आप कहेंगे कि हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसको 2 फिक्स सपोर्ट के दरमियान में हमने अटैच किया, उस स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम f1 कहेंगे, जो वेव स्पीड है उसे हम v1 कहेंगे, जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्डा कहेंगे। और जब आपने स्ट्रिंग को मिडल से प्लग किया तो मिडल से प्लग करने के नतीजे में स्टेशनरी वेव ऑफ सिंगल लूप इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो केस नंबर 1 है वो ये बनेगा, केस नंबर 1 ये बनेगा व्हेन स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड फ्रॉम मिडल। अगर आप अपने स्ट्रिंग को मिडल से प्लग करते हैं स्टूडेंट्स तो उसके अंदर जो स्टेशनरी वेव बनेगी वो एक लूप पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, स्टेशनरी वेव जो है वो एक लूप पर मुश्तमिल होगी। अब देखिए, अगर हम एक लूप की बात करें तो ये देखिए ये नोड है और ये वाला पॉइंट भी जो है ये नोड कहलाता है। तो हमने पढ़ा है कि 2 सक्सेसिव नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स दैट इज़ लैम्डा बाय 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डेरिवेशन में कि हम लिख लेते हैं कि ये जो लेंथ है ना ये बन गई है लैम्डा बाय 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू लेनी है ना, सॉरी 2 नोड्स के दरमियान में जो फासला होता है वो होता है लैम्डा बाय 2। आई एम रियली सॉरी, नोड और एंटी नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 होता है और 2 नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ की वैल्यू जो है वो लैम्डा बाय 2 बनी, यहाँ से लैम्डा लेना है तो वो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें पता है कि एज वेव इक्वेशन इज़ v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर आपने पहली फ्रीक्वेंसी लेनी है तो वो हो जाएगी v डिवाइडिंग विद लैम्डा। ठीक है, आप लैम्डा की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए तो f1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स v डिवाइडिंग विद 2l। अब ये जो स्टेशनरी वेव है ये जो स्ट्रिंग के अंदर बन रही हैं तो ये हमारे पास वेव की जो एग्जांपल आ रही है ना वो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स में आता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जी द वेव स्पीड फॉर ट्रांसवर्स वेव इज़ द वेव स्पीड फॉर ट्रांसवर्स वेव इज़ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t इंटू l डिवाइडिंग विद m। ठीक है, अब हमें पता है कि वेयर ये जो स्मॉल m होता है ये मास पर यूनिट लेंथ होता है। यहाँ से अगर आप कैपिटल M की वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो m मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ हो जाएगा। इस वैल्यू को उठाकर आप इसे इक्वेशन में पुट कर दें तो वो बन जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t मल्टीप्लाइड विद l
एम एल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दें तो वी बन जाएगा हमारे पास टी डिवाइडिंग विद एम। अब इस वी को उठाकर आप इक्वेशन में पुट कर दें, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास जो f1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स वो बन जाएगी 1/2l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडिंग विद m। ये हमारे पास f1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक का नाम दिया जाता है। ये जो f1 है इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक या इसके लिए जो दूसरा नाम हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम अपने स्ट्रिंग को 1/4 से प्लग करते हैं तो हमारे पास जो स्टेशनरी वेव बनेगी वो 2 लूप्स वाली बनेगी। तो हमारा केस नंबर 2 हो जाएगा व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम 1/4 लेंथ। ठीक है, तो इस केस में मैंने आपको बताया कि जो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी वो 2 लूप्स वाली बनेंगी। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला लूप और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा दूसरा लूप। अब देखिए इस केस में अगर आप लेंथ की बात करेंगे ना तो ये देखिए इस नोड और इस नोड के दरमियान का जो फासला है दैट इज़ λ/2 प्लस दूसरे नोड और तीसरे नोड के दरमियान का जो फासला है दैट इज़ λ/2। तो नंबर 1 पे आप जब लेंथ लिखेंगे तो वो हो जाएगी λ/2 प्लस λ/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 λ/2 यानी कि एलसीएम ले लेते हैं तो L = λ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है इक्वेशन है V = f λ। अब सेकंड हार्मोनिक ले रहे हैं तो V डिवाइडिंग विद λ आ जाएगा। आप f2 की वैल्यू ले लें तो V डिवाइडिंग विद λ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने V की एज इट इज़ वही वैल्यू पुट करनी है। चूँकि मैं पहले सॉल्व कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही वाली वैल्यू पुट करती हूँ एज V = √T/m in case of transverse waves। तो हमारे पास जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो बन जाएगी 1/λ √T डिवाइडिंग विद m। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो स्टेशनरी वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर बन रही होती हैं इसमें ये जो जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो f2 की वैल्यू है ना ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बन रही है। इसका मतलब है इस केस में हम जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हमें ये प्रूव करके देगा कि हमारी जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल भी बन जाएगी और चूंकि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं तो कोई नेट इफेक्ट भी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब है आप करेंगे 1 डिवाइडिंग विद 2l √T डिवाइडिंग विद m। तो आप लिख सकते हैं ना f2 = 2 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडिंग विद 2l √T/m। ये देखिए ये f1 की वैल्यू थी तो हम कह सकते हैं ना कि f2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ f1 के इक्वल हो गए। ठीक है, इसको हम जो नाम देते हैं वो देते हैं सेकेंड हार्मोनिक का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये हमारा केस 1 था, ये हमारा केस 2 है। अब हमारा थर्ड केस क्या होगा कि अगर आप स्ट्रिंग को 1/8 लेंथ से प्लग करते हैं तो हमारे पास 3 लूप्स वाली स्टेशनरी वेव बनेगी। अब इसमें अगर आप अपनी इनिशियल बुक फाउंडेशन की बुक देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम 1/6 लेंथ। तो 1/6 नहीं आता, यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे कि आपने 1/8 लेंथ से स्ट्रिंग को प्लग करना है तो हमारे पास जो स्टेशनरी वेव है वो 3 लूप्स वाली बनेगी। अब मैं ये वाला पोर्शन रेज करके यहाँ पे केस नंबर 3 सॉल्व करती हूँ और फिर हम इसको अपने रिजल्ट की तरफ लेकर चलेंगे, यानी कि इस सारी बात को समराइज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास केस नंबर 3 आ जाएगा कि व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम 1/8 लेंथ। तो हमारे पास जो स्टेशनरी वेव बनेगी वो बनेगी 3 लूप्स वाली। ये हो गया स्टूडेंट्स पहला लूप, ये हो गया दूसरा लूप और ये हो गया तीसरा लूप। ठीक है, इस केस में अगर आप लेंथ की बात करें तो ये नोड और इस नोड के दरमियान का फासला λ/2, अगेन λ/2
अगेन लैम्डा बाय 2, लेंथ की वैल्यू ले लीजिए तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू लेनी है तो 2l डिवाइडिंग विद 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा। हमें पता है कि एज v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, f3 की वैल्यू v डिवाइडिंग विद लैम्डा आ जाएगा। आप पुट करेंगे v डिवाइडिंग विद 2l बाई 3 तो f3 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 3v डिवाइडिंग विद 2l। अब लिखेंगे फॉर ट्रांसवर्स वेव्स v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडिंग विद m। एक पार्ट में मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया था कि फार्मूला ये होता है, इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट की, यानी कि जो स्मॉल m है ये मास पर यूनिट लेंथ होता है, कैपिटल M की वैल्यू m मल्टीप्लाइड बाय l हो जाती है। सिंप्लीफाई करें तो आपको जो रिलेशन मिलता है दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडिंग विद m, ठीक है। इस वैल्यू को उठाकर अबव इक्वेशन में आप पुट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा f3 इज इक्वल्स टू 3 बाय 2l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडिंग विद m। अब अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो हमारे पास आ जाएगा f3 इज इक्वल्स टू 3 1 डिवाइडिंग विद 2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। अब ये 1 डिवाइडिंग विद 2l अंडर रूट ऑफ t बाय m जो है ये f1 की वैल्यू है, तो f3 आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 टाइम्स ऑफ f1। मैंने आपको बताया कि ये जो जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का, तो हम इसको कह देते हैं दिस इज़ थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। इस तरह करते करते अगर आप लास्ट वाली कोई भी ऐसा स्ट्रिंग लें जिसके अंदर आपने n नंबर ऑफ लूप्स बनाने हों तो उसके लिए भी हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें आ जाएगा n 1 बाई 2l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडिंग विद m। ये दरमियान वाला पोर्शन रेज करके मैं आपको n नंबर ऑफ लूप्स की कंडीशन भी सॉल्व करके दे देती हूँ, फिर हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं, क्योंकि बुक में उन्होंने जस्ट n नंबर ऑफ लूप्स वाली को जस्ट सिंपल वैल्यूज़ आपको बताई हुई हैं। तो हम इसका केस नंबर 4 ये कर लेते हैं कि व्हेन n लूप्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। जब हमारे पास n नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे ना तो फिर हम लेंथ को यूँ लिखेंगे ना, l इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडिंग विद 2 लैम्डा 3 डिवाइडिंग विद 2 प्लस करते करते n लैम्डा बाई 2 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि लैम्डा n डिवाइडिंग विद 2 आ जाएगा, यानी कि nth के लिए जो है वो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा n हो जाएगी। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ जाएगा n लैम्डा बाई 2, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2l डिवाइडिंग विद n, ठीक हो गया। और v की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ t डिवाइडिंग विद m। हम कहते हैं एज v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है तो एफ n के लिए आ जाएगा v डिवाइडिंग विद लैम्डा। अब यहाँ से देखें कि लैम्डा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो v डिवाइडिंग विद 2l ओवर n, एफ एन की वैल्यू आ जाएगी एन वी 2l। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो n को बाहर रख लिया, 1 बाई 2l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडिंग विद m। ये सारी जो वैल्यू है ये f1 की इक्वल है, तो हमारे पास n नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म होने के लिए जो फाइनल इक्वेशन है वो n f1 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सारी डेरिवेशन है ये आपको ये प्रूव करती है कि ये जो स्टेशनरी वेव किसी भी आप स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस करवाते हैं तो ये हमेशा जो इसके अंदर रेजोनेट करता है ना, जो स्ट्रिंग रेजोनेट करता है तो जो लूप्स बनते हैं ये हमेशा हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं फ्रीक्वेंसीज़ के, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज f1, f2, f3 आ रही होती है ना, इसे हम कहते हैं ये क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। थर्ड जो आपके रिजल्ट में उसने आपको पॉइंट बताया कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी है f1 उसे हम फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ऑल अदर फ्रीक्वेंसी को हम सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक या nth हार्मोनिक के नाम से हम इनके नाम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो रिज़ल्ट है ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, अगर आप अपनी बुक से देखें तो आपकी बुक का पेज नंबर है स्टूडेंट्स 167, और पेज नंबर 167 पर अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 9.9 लिखी हुई है, एफ एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडिंग विद 2l अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडिंग विद m। यहाँ से वो आप कह रहे हैं दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट नंबर 1 द स्ट्रिंग रेजोनेट ओनली इफ़ इट इज़ अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, कि स्ट्रिंग तब ही रेजोनेट करता है जब जो वेवलेंथ है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है, ठीक है। यानी कि l जो है वो लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 इस तरह से आ रहा होता है, तो फिर ये स्ट्रिंग जो है वो रेजोनेट करता है और उसमें लूप्स की फॉर्मेशन होती है। नंबर 2 पे कह रहा है स्टेशनरी वेव ऑन द स्ट्रिंग कैन बी सेट अप ओनली विद डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 और fn। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि इसमें आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं आती, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसीज़ है, ये 0.1 या 0.75 या इस तरह की वैल्यू नहीं आ रही होती, जस्ट होल नंबर की फॉर्म में 1f1 फिर 2f1 3f1 4f1 मतलब इस तरह से वैल्यू आ रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं दिस इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल अदर हायर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड ओवरटोन या हार्मोनिक्स। हम इसके लिए ओवरटोन या हार्मोनिक्स का नाम ले रहे होते हैं। और लास्ट पे वो आपसे कह रहा है कि एज द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन मोर एंड मोर लूप इट्स फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग बट वेवलेंथ गेट कोरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज। तो हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन होती है ना v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यहाँ से अगर आप f की वैल्यू लेते हैं तो वो v बाय लैम्डा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फिर वेवलेंथ ऑटोमेटिकली वहाँ से डिक्रीज हो जाएगी, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेव। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका v ये कांस्टेंट होता है और ये वेव स्पीड के इक्वल आ रहा होता है, ठीक है। देन आप प्रीवियस पेज नंबर 165 देखें तो वह आपको डिफरेंट केसेस बता रहा है कि इक्वेशन नंबर 9.7 बी में उसने f1 की वैल्यू दी हुई है, पेज नंबर 166 पर इक्वेशन नंबर 9.7 सी में उसने f2 की वैल्यू दी हुई है, और f2 में अगर आप देखेंगे ना तो ऊपर वाले 2-3 स्टेप देखें तो लिखा हुआ है f2 इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा 2 v बाय l, और यहाँ पे उसने खुद से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बताया, क्यों, बिकॉज v बाय 2l इज इक्वल्स टू f1। और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो ये एक टिप है, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि जब भी आपने इवन फ्रीक्वेंसीज लेनी है ना, यानी कि f2 f4 f6 f8, जब भी आपने ये फ्रीक्वेंसी लेनी है तो आपको खुद से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपके पास सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल बन रही हो। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बनेगी, ठीक है। f3 इक्वेशन नंबर 9.7 डी में उसने f3 इज इक्वल्स टू 3f1 लिखा और 9.9 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को अलाइन करेंगे कि पहले जो है वो आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि आपने एक स्ट्रिंग लिया, उसको दोनों एंड से फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया, उसमें प्लग किया तो उसके अंदर लूप्स की फॉर्मेशन होगी, हर लूप की अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वेवलेंथ, अपनी वेव स्पीड होगी। कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाली इक्वेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आपने ये 4 केसेस हैं एक्सप्लेन करने हैं और 4 केसेस के बाद रिजल्ट की हेडिंग देकर आपकी बुक में जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं रिजल्ट के वो मेंशन करना है। तो इस तरह से आपका ये स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।